नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, बराबर है। एक ही टॉपिक करना है, बाकी है तो फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज खत्म करेंगे ताकि चैप्टर 7 हमारा खत्म हो जाए। आज का लेक्चर है जिसका नाम है रोलिंग मोशन। अब बेसिकली रोलिंग मोशन होता क्या है? कोई भी बॉडी रोल करती है, जैसे टायर जो है वो रोल करता है। अब देखो, ये आपके सामने मैंने ये पेन पकड़ी है, अगर मैं आपको इसको ऐसे रोटेट करता हूँ तो रोल हो रहा है। अब मैं ये पेन को ऐसे ही घुमा रहा हूँ तो ये रोल नहीं हो रहा है, ये स्लिप हो रहा है, स्लिप। बट ऐसे घुमा रहा हूँ तो रोल हो रहा है, ऐसे जा रहा है तो स्लिप हो रहा है। रोलिंग मोशन में क्या होता है? रोल होता है। ओके, जैसे देखो ये व्हील का टायर है, बराबर है, उसका वेट एग्जैक्टली नीचे लगेगा। ओके, तो इतना सा पार्ट जहाँ पे वो टच कर रहा है, आप देख पा रहे हो इतना, वहाँ पे रोलिंग रेजिस्टेंस लगेगा और ये होगा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। ये कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है? इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली रोलिंग मोशन है क्या, तो उसको हम इस फॉर्मेट में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। Now, rolling motion can be regarded as the combination of pure rotation and pure translation. दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्योर रोटेशन एज वेल एज प्योर ट्रांसलेशन। कैसे? तो द व्हील्स ऑफ ऑल व्हीकल्स रनिंग ऑन अ रोड हैव रोलिंग मोशन। जितने भी व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं उन सब का रोलिंग मोशन होता है। ओके, नाउ कंसीडर अ डिस्क ऑफ रेडियस आर। ये देख लो, ये एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, रोलिंग ऑन अ लेवल सरफेस विदाउट स्लिपिंग। मैंने जैसे आपको बता दिया कि देखो बेटा, ये बात अच्छे से याद रखना, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं हो। This means that at any instant of time, the bottom of the bottom of the disc मतलब ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, is in contact with the surface, is at rest। जितना पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है नीचे, जितना हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, ये इतना पार्ट हमेशा कहाँ पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। अब बोलो सर रेस्ट पे क्यों रहेगा? ओके, उसका मैं रीजन बताता हूँ, प्रूव करके भी बताऊंगा आपको कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो जमीन को टच करेगा तो वहां पे फ्रिक्शन लगेगा, उसके कारण वो पार्ट है वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा फॉर अ मोमेंटरी स्टॉप। मोमेंटरी मतलब जब तक ये है, बट सिंस वो आगे बढ़ रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पार्ट आगे आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आएगा। तो जो जो पार्ट सिर्फ उसके कांटेक्ट में है वो ही रेस्ट पे रहेगा, बाकी कोई भी नहीं। ओके, तो हमने देखा द रोलिंग मोशन ऑफ द डिस्क हैज टू साइमल्टेनियस मोशन। जैसे हमने बताया कि प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। द ट्रांसलेशन वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज द वेलोसिटी vcm ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। ये तो आप भी मानते हो कि भैया ये पूरा डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास हम मान लेते एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, वो जिस हिसाब से आगे बढ़ेगा तो पूरे व्हीकल का वेलोसिटी वही रहेगा। और अगर ऐसा होता तो व्हीकल ऐसे रोटेट कर रहा है तो हमारी गाड़ी भी ऐसे ऐसे रोटेट होनी चाहिए, बट वो स्ट्रेट क्यों जाती है? आप बोलते हो यार वो तो सर ऐसे ही जाती है। दिस इज बिकॉज वो प्योर रोटेशन मोशन करता है और वो प्योर ट्रांसलेशन भी करता है। ओके, नाउ एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोलिंग डिस्क लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, सो VCM इज द वेलोसिटी ऑफ C। तो जो पॉइंट C पे होगा, C पे तो देखो ये सर, ये आपका क्या बोलते हैं टायर है, वो टायर कितना भी घूमेगा C तो ऐसे ही रहेगा। ये टायर ऐसे ऐसे कुछ भी हो, ये टायर ऐसा घूमे बट C तो हमेशा सेंटर पे ही रहेगा, तो वो वही रहेगा। एंड इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द लेवल सरफेस। ये लेवल सरफेस है, उसके हमेशा क्या होता है? पैरेलल। आया समझ में? मैंने जैसे आपको बताया ये टायर ऐसे घूम रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है, तो टायर घूमता रहेगा, सेंटर ऑफ मास तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। क्लियर हुआ बेटा? पक्का? ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, ये डायग्राम अच्छे से बनाओ, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। लिख लिया सब लोगों ने? ओके, नेक्स्ट। अब जो बात आती है वो है रोटेशनल मोशन। ओके, तो रोटेशनल मोशन क्या होता है?
The disk rotates with angular velocity omega about its symmetry axis through C. C उसका एक्सिस है और वो मैंने जैसे पता है C एक्सिस है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है ओमेगा के स्पीड में, ये तो यहाँ पे ओमेगा भी दिया हुआ है. द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल P. अब कोई भी एक रैंडम पार्टिकल, जैसे हमने थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस और कोई भी क्वेश्चन देखा तो हम सबसे पहले कोई भी एक पार्टिकल का लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करें. तो P है उस, नो डाउट P भी रोटेट होगा बट साथों साथ Vp दैट इज उसकी वेलोसिटी भी होगी, उसका नाम है Vp. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P, वो कौन सी वेलोसिटी होगी? लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक रोटेशनल कंपोनेंट और दूसरा cm. ओके, फ्रॉम द एक्सिस ड्यू टू द रोटेशनल मोशन इज v रोटेशनल इज इक्वल टू r ओमेगा. बराबर है. द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल P, ये लीनियर वेलोसिटी कोई भी पार्टिकल होता है, हमने इवन लास्ट लेक्चर में वो पता है एक एक्सिस था, ये हमने ये ऑब्जेक्ट था, ये एक्सिस था, एक पार्टिकल इधर है तो वो घूम तो ऐसे रहा था, बराबर है, बट उसका लीनियर वेलोसिटी हमने ऐसे माना था, ये उसका लीनियर वेलोसिटी है v रोटेशनल. ओके, the velocity v rotational is directed perpendicular to the radius vector cp, वो cp से परपेंडिकुलर होगा. ये देखो ये सेंटर है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मेरा मास m1 है तो वो हमेशा उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. तो ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये दिख पा रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर. बस मैं यही बात बताना चाहता हूँ. ओके, नाउ द इफेक्टिव लीनियर वेलोसिटी v, तो उसकी v इफेक्टिव कितनी होगी, इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेलोसिटी इज v रोटेशनल एंड vcm. तो VCM उसका क्या होगा आगे, तो आप बोलो सर VCM कहाँ से आया? ओके, तो सेंटर ऑफ मास है वो CM है, तो यहाँ पे P है वो पैरेलली आप उसको शिफ्ट करो, किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो उसको मैं पैरेलल शिफ्ट करता हूँ तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ P होगी. बेटा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, समझो. ये पार्टिकल है आपका P, ये पार्टिकल P है, राइट, बराबर. अब यहाँ पे उसकी लीनियर वेलोसिटी है v रोटेशन, अब उसको पैरेलल शिफ्ट किया vcm, तो नेट इफेक्टिव वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, vp, रिजल्टेंट ऑफ v रोटेशनल एंड vcm. नाउ it can be shown that v is perpendicular to the line bp. Okay, therefore the line passing through the bottom point b, ये जो vp होगा ना, ये bp है, ये vp bp के परपेंडिकुलर है. आप चेक कर लो, है ना, हमने ड्रॉ करके बताया है कि नहीं. And parallel to the axis through C is called instantaneous axis of rotation. Therefore, अभी देखो line passing through B, bottom point, and parallel to the axis C is called axis of rotation. नहीं समझ रहे हो? वापिस देखते हैं. चलो, इतना बात तो पता चल गया. इट कैन बी सीन दैट V जो ये VP आपका है इस परपेंडिकुलर लाइन BP, इतना क्लियर हो गया. ओके, therefore the line passing through bottom point P से पास हो रही है, P से मतलब B से ऐसे पास होगी और C के पैरेलल होगी, C के पैरेलल, तो वो अभी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इंस्टेंटेनियस, ये एक्सिस ऐसा, ये B बॉटम है, C के बिल्कुल पैरेलल है, C के बिल्कुल पैरेलल है, बराबर है, ये ऐसा मानते हैं. ये आपका टायर है, ये C है, इधर से ऐसे पास करो जो C से बिल्कुल पैरेलल. समझ पाए अभी बेटा? ये इसको टायर समझ लो, समझ रहे हो? अब देखो ये मैं आपको और अब अच्छे तरह से मैं समझाने की ट्राई कर सकता हूँ. ये टायर समझ लो, ये आपका बी था, ये सी आपका ये रहा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अभी वो भी कौन सा, इंस्टेंटेनियस. क्यों इंस्टेंटेनियस? बिकॉज अभी सब कुछ जो है वो पी अपना ये है, यहाँ पे पी है पार्टिकल, वो ऐसे घूम रहा है, तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ना, इसके अराउंड घूम रहा है, बीपी लाइन है इसलिए ये क्या हो गया, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है. नहीं नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. दूसरी बार वीडियो रिप्ले करिए
और ये इतना कुछ समझने का भी नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ये समझना है कि भाई बी से जो लाइन पास होगी वो इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी। क्लियर? पक्का? अब खत्म नहीं हो रहा, अब देखो ना, एट द बॉटम पॉइंट बी द लीनियर वेलोसिटी v रोटेशनल, यहाँ पे एग्जैक्ट, यहाँ पे v रोटेशनल ड्यू टू रोटेशन इज डायरेक्टेड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी vcm। अब देखो ओमेगा इस साइड है, ये पॉइंट पे v रोटेशनल इधर है, इस पॉइंट पे v रोटेशनल इधर होगा, तो इस पॉइंट पे v रोटेशनल b पॉइंट पे इधर होगा, और इसका vcm तो नो डाउट इधर ही होगा vcm। हाँ या ना तो बोल दो बेटा यार, VCM तो पैरेलली शिफ्ट किया मैंने इसको। अब देखो ये हमारा टायर है, ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट बी पे जो ग्राउंड पे टच कर रहा है, तो V रोटेशन इधर होगा क्योंकि वो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये आपका CM है, VCM सेंटर में, तो ये भी ऐसे VCM ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया? Now also V rotational is equal to R omega at the bottom point B। B पॉइंट पे देखो V का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल R और इंटू ओमेगा। V सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तो वही होगा बेटा, V का फॉर्मूला क्या होता है, R ओमेगा। ये ऐसे जा रहा है। Now the point B will be instantaneously at rest if VCM is equal to R omega। अब देखो V रोटेशनल हमने अभी प्रूव किया कि भैया V रोटेशनल R ओमेगा है, तो इफ VCM भी R ओमेगा होगा तो V रोटेशनल इस साइड है और VCM इस साइड है, और दोनों अगर R ओमेगा हो जाएंगे, दोनों R ओमेगा हो जाएंगे, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। Hence for the disk for the condition of rolling without slipping is VCM is equal to R ओमेगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर VCM R ओमेगा हुआ तो बॉटम पॉइंट जो आपका मोमेंटरीली स्टॉप होगा, इसलिए वो स्लिप नहीं होगा। वरना क्या होता है पता है, बहुत बार ऐसे होती है जैसे आप ब्रेक मारते हो तो गाड़ी स्लिप होती है, तब आपका रोटेशनल स्टॉप हो जाता है, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होता है, इसलिए गाड़ी स्लिप मारी। वेयरएज रोटेशनल और ट्रांसलेशन जब इक्वल होते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं, वो मोमेंटरी स्टॉप हो जाएगा, इसलिए गाड़ी स्लिप नहीं होती। एट द टॉप पॉइंट ए, अब ए पॉइंट की बात करते हैं, ये बेटा क्लियर हो गया? ठीक है, ए पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट टॉप पॉइंट ए, ये वी रोटेशनल इस साइड होगा, वी रोटेशनल का क्योंकि ऐसे आप घुमा रहे हो, और VCM भी क्या होगा, VCM भी साइड, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो V एट द टॉप क्या होगा, V रोट प्लस VCM। V रोट कितना होता है, R ओमेगा। हमने अभी चेक किया, देखो वो कितना दूर है, R ओमेगा। R ओमेगा इज अ वेलोसिटी फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग R ओमेगा की जगह पे मैं VCM भी लिख सकता हूं, तो VCM प्लस VCM कितना हो जाएगा, 2VCM। मतलब ए पॉइंट पे डबल VCM, इस पॉइंट पे 0, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल और CM दोनों सेम डायरेक्शन पे, यहाँ पे रोटेशनल इस डायरेक्शन पे और VCM इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? आई होप मैंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से आपके सामने रखा है, आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाने चाहिए। ओके बेटा, चलो अब सॉलिड सिलेंडर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। पहले फ्लैट था, अब सिलेंडर विदाउट स्लिपिंग। Consider a solid cylinder of mass m and radius r rolling down a plane inclined at an angle theta to the horizontal। देखो कि थीटा एंगल पे ये नीचे गिर रहा है, as shown in the figure। Suppose the cylinder rolls down without slipping। अब वो स्लिप नहीं हो रहा, ठीक है। The condition for rolling without slipping is that at each instant the line of contact of the cylinder with the surface P is momentarily at rest। ये जो पॉइंट होगा वो मोमेंटरी रेस्ट होगा, एंड सिलेंडर रोटेट्स अबाउट दिस लाइन ऑफ एक्सिस। और वहां पे जैसे मैंने क्या बोला, ये मैंने बताया था ना, इस मोमेंट पे अभी सिलेंडर रोटेट कर रहा है, मोमेंटरीली स्टॉप हो जाएगा और वो होगा पॉइंट ऑफ एक्सिस। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन टू द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के स्ट्रेट लाइन। अब देखो ऐसे टायर था तो ये रोड था, तो VCM ऐसे, टायर ऐसे हो गया, रोड ऐसे, तो रोड जितना इंक्लाइंड VCM भी उतना इंक्लाइंड हो जाएगा। नोटेबिलिटी, इट इज अ फ्रिक्शन व्हिच प्रिवेंट्स स्लिपिंग। अब इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है उसको स्लिप होने से रोक रही है। क्लियर हो गया? ये उसका डायग्राम है। डायग्राम में आप देख सकते हो, वेट तो नीचे लगेगा,
ये थीटा तो ये भी थीटा, हमने आगे के चैप्टर में देख लिया। तो उसके दो कंपोनेंट, ये एडजेसेंट है इसलिए mg cos थीटा, और ये साइड वाला इसलिए mg sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट साइड, और ये अल्फा उसका क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके डन, लिख लो बेटा इतना जल्दी से। ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर आर, इस सिलेंडर पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहला द वेट mg ऑफ द सिलेंडर, ये सबको पता है। ओके वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड्स एंड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो जो मोशन ऑफ द सिलेंडर है उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन होगा, ये सबको पता है। बट आपको सबको पता होना चाहिए कि mg वो एंगल बनाता है, इसलिए हम उसको दो कंपोनेंट में करेंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ओके नाउ एज देयर इज नो मोशन इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज ध्यान से। हमने अब एंगल ले लिया ना, अब देखो इसको, अब देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या, ये पैरेलल हो गया। अब देखो ये mg sin थीटा है वो पैरेलल टू द प्लेन है, ये mg cos थीटा परपेंडिकुलर है। सर ये ऐसे कैसे कर दिया, इसलिए तो हमने सारा मेजरमेंट, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चेंज कर दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने इंक्लाइन कर लिया। वेयर रियल में वो क्या था, रियल में ऐसा था। तो आपको वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा, समझ रहे हो? तो अब जो भी है, अब mg sin थीटा और f क्या है, पैरेलल है, और n और mg cos थीटा क्या परपेंडिकुलर। तो उसके रिस्पेक्ट में mg एक एंगल बनाएगा, तो n ऊपर है, mg cos थीटा नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्यों? बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सो n इज इक्वल टू mg cos थीटा। इतना क्लियर हुआ? इसको नंबर 1 करके याद रख लेना, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके अब देख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड नहीं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बराबर है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम। अब सुनिएगा बेटा, बट रियल में क्या हो रहा है, ये पूरा बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट इसका नेट फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा माइनस f। हमने फिफ्थ चैप्टर में इसके भर भर के क्वेश्चन किए, फोर्स पीछे, फ्रिक्शन पीछे की साइड लग रहा है, mg sin थीटा इस साइड लग रहा है, बट मूवमेंट पूरा इस साइड आ रहा है, तो नेट उसका एक्सेलरेशन a होगा, ma is equal to mg sin theta minus f. It is the force of friction, जिसको हमने क्या माना है f, which exerts torque on the cylinder and makes it rotate with angular acceleration alpha. It acts tangentially at the point of contact P and has lever arm equal to R। ये लिखने की जरूरत नहीं है, it acts tangentially भी लिख लो तो भी चलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। ओके सो देयरफॉर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि उसके कारण ही लग रहा है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, r डिस्टेंस लगेगा, रेडियस ऑफ द दैट। ओके तो टॉर्क का फॉर्मूला दूसरा भी होता है आई अल्फा। ओके इसको हमने मान लिया 2, इसको मान लिया 3,
कंपेयरिंग 2 एंड 3 लिखेंगे बेटा, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं। कंपेयरिंग 3 एंड 4, तो कंपेयरिंग 3 एंड 4, FR इज इक्वल टू आई अल्फा, बराबर है। तो देयरफॉर F की वैल्यू क्या होगी, आई अल्फा बाय आर होगी, बराबर है। डन, ठीक है। तो अब मैं, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय आर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू कैपिटल आर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर, अल्फा की जगह पे ए बाय आई ए बाय आर स्क्वायर हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन टू का फॉर्मूला क्या है, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर। इतना क्लियर। तो इनमें से मैं m कॉमन निकालूंगा, तो m इसके पास नहीं है, तो m डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना लिख लीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय एम आर स्क्वायर। ये इस साइड लेके जाऊंगा, तो देयरफॉर जी साइन थीटा इज इक्वल टू a प्लस आई ए बाय एम आर स्क्वायर। a कॉमन निकाल लूंगा, तो जी साइन थीटा इज इक्वल टू a कॉमन निकालिए 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ये नीचे चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी साइन थीटा बाय 1 प्लस आई बाय एम आर। डन। कुछ प्रॉब्लम बेटा, ये आपका निकला 8। बट ये हमारे पास गिवन क्या है, बट सिंस इट इज अ, बट नहीं, सिंस बट और सिंस एक साथ नहीं लगेगा, बट इट इज अ सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का आई इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा बाय 1 प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। कैंसिल, 1 प्लस हाफ इज व्हाट, 3/2, तो ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 जी साइन थीटा। ये याद रख लेना, ए की वैल्यू 2/3 जी साइन थीटा। डन, पक्का, ओके। तो चलो इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ना हमारा ए क्या निकला था, 2/3 जी साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा 1 से छोटा होता है, ये भी 2/3 छोटा है, तो क्लियरली ए is less than g. The linear acceleration, of the cylinder is constant for a given inclined plane and is independent of its mass m and radius r। मतलब मान लो कि इंक्लाइन प्लेन कोई होगी, तो उस पे आप 100 किलोग्राम वाले को फेंको या 10 किलोग्राम वाले को रोल करवाओ, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस। ओके, हाउएवर होलो सिलेंडर, अब उसकी जगह पे होलो सिलेंडर होता, तो हाउएवर होलो सिलेंडर हैज
आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो देयरफॉर वहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाले फॉर्मूला से जी साइन थीटा बाय आई वन प्लस आई की जगह पे एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, ये कट होके वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो हाफ जी साइन थीटा होगा। ओके, इट डिक्रीजेस टू हाफ जी साइन थीटा। ये तो आप देख पा रहे हो, 2/3 की जगह पे हाफ हो गया, तो 2/3 मतलब 0.6 और हाफ मतलब 0.5 और कम हो जाएगा। ओके, डन, क्लियर, आया ना तो बोल दो बेटा। ठीक, लिख लिया इतना, तो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ फ्रॉम टू एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम में लिख सकता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम, ए कितना निकला था 2/3 जी साइन थीटा, नॉर्मल केस के लिए। हाँ, ये सिर्फ स्पेशल केस है, ये सिर्फ इतने में खत्म हो जाता है। अब वापस हम हमारे पोजीशन पे आ गए, इज इक्वल 2/3 जी साइन थीटा। देखो 2/3 जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा कॉमन, एम जी साइन थीटा कॉमन, 1 माइनस 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 एम जी साइन थीटा हो जाएगा। नाउ फ्रिक्शन है, तो इफ म्यू एस इज द coefficient of friction between the cylinder and inclined plane। तो आपको पता है म्यू एस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाय एन। एफ क्या है आपका 1/3 एम जी साइन थीटा, और एन हमारा सबसे पहला एम जी कॉस थीटा, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से, तो एम जी कैंसिल, 1/3 कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो ये सब म्यू एस फाइंड करने से फायदा क्या है, तो देयरफॉर टू प्रिवेंट स्लिपिंग। अब देखो म्यू एस होगा, म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो क्या बोल सकते हैं, टू प्रिवेंट स्लिपिंग द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1/3 टेन थीटा, इससे इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए। दैट इज, मेरे पास जगह कम है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 टेन थीटा, ये याद रख लेना। अगर इससे कम हुआ तो वो स्लिप मारेगा, वो स्लिप मारेगा, पक्का स्लिप मारेगा, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो रोल नहीं होगा, सीधा आगे चला जाएगा, वो स्लिप मारता है। पर रोल करना है तो उससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हो गया, डन। और तो वीडियो नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके, एक लास्ट छोटा सा डेरिवेशन है, बराबर है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। काइनेटिक एनर्जी तो होगी भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज द सम ऑफ, उसके अंदर दो काइनेटिक एनर्जी होती है, एक तो ट्रांसलेशन मोशन की भी और एक रोटेशनल मोशन की भी। तो हम क्या बोल सकते हैं, k इज इक्वल टू ट्रांसलेशन मोशन की, तो सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस रोटेशनल मोशन की कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेर VCM, तो VCM हमें लिखना पड़ेगा, VCM इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सिमेट्री एक्सिस। बट आपको पता है कि VCM इज इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा, और I इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मेट की बात करें तो एम के स्क्वायर, बराबर है। आप यहाँ पे स्मॉल एम भी लिख सकते हो, कैपिटल एम भी लिख सकते हो, मान लो कैपिटल एम लिख लिया तो कैपिटल एम के फॉर्मेट में लिखो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल एम, यहाँ पे k इज इक्वल टू हाफ एम VCM की जगह पे आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस आई एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
आई की जगह के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एक छोटी सी गलती हो गई, बीसीएम के फॉर्मेट में ही रखेंगे हम। therefore k is equal to half m VCM स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह पे m के स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे मैं VCM बाय r लिख सकता हूँ, VCM बाय r स्क्वायर। तो therefore k is equal to क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m k स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब इनमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, हाफ m v स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। चलो, तो therefore k is equal to half mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय a स्क्वायर। आ गया समझ में, तो ये इतनी काइनेटिक एनर्जी। एक ही एग्जांपल है इसके रिलेटेड, वो कर रहे हैं ताकि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। सबसे पहला एग्जांपल, एक ही एग्जांपल, सबसे पहला क्या, 3 बॉडीज। अब मान लो ये यहाँ से एक बॉडी नीचे फेंक रहे हो, ये रिंग भी हो सकती है, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर। रोल डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, सेम इंक्लाइन प्लेन और थीटा सबका सेम। दे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, सब रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। द रेडियस ऑफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, मान ले तो सबकी रेडियस भी सेम है। ओके, व्हिच ऑफ द बॉडीज रीच द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो आप सबसे सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, let r be the radius of all the bodies और omega be the r ओमेगा तो बाद में लिख लेंगे। तो सबसे पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या है, जैसे ये नीचे आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है, यहाँ पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी इन रोलिंग down the inclined plane, P lost by the body in rolling down the inclined plane, वो किसके इक्वल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी gained by body, क्योंकि जितनी P लॉस करेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। काइनेटिक एनर्जी की तो दो है, कौन सी, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप सबको पता है, हाफ एम स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक आपको पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने डेरिवेशन किया, बराबर है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर। तो इसकी जगह वी बाय आर लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह पे एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अभी डिराइव किया हमने, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकालो, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एम एम कैंसिल हो जाएगा, 2 पर जाएगा, 2 जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देयरफॉर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 जी एच 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 जी एच 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली द बॉडी, clearly the velocity of body is independent of mass। तो देखो सबको पता है, रिंग होगा, सिलेंडर होगा, स्पीयर होगा, सबका मास अलग होगा, तो मास से कोई लेना देना ही नहीं है। एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन आर, और सबका आर तो सेम है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, पहले इतना लिख लीजिए। ओके, के पता है ना आपको, यहाँ पे बेटा मैं के लिख लूं, के इज
रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके ठीक है, तो सबसे पहले फॉर रिंग, रिंग आपको I इज इक्वल टू पता है कितना होता है बेटा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो I को हम एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो देयरफॉर V क्या हो जाएगा, V फॉर रिंग, फॉर्मूला क्या है उसका, अंडर रूट 2GH 1 प्लस के स्क्वायर और आर स्क्वायर सेम है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा रूट GH। फिर दूसरा फॉर सॉलिड सिलेंडर I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, बट I इज इक्वल टू क्या होता है एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, एम कैंसल, देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो उस केस में V फॉर सॉलिड सिलेंडर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2GH 1 प्लस के स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर बाय 2, तो आर स्क्वायर बाय 2 एंड आर स्क्वायर कट होके हाफ बचेगा, बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3GH। ओके ठीक है, और तीसरा फॉर सॉलिड स्फीयर I इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, बट I की जगह पे क्या होता है एम के स्क्वायर, याद है ना बेटा, एम कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर। तो V फॉर सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2GH 1 प्लस 2/5, तो 7/5 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 2 जा 14/5GH, सॉरी 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 2/5 7/10, 5 ऊपर जाएगा ना, 7 नीचे रहेगा, सॉरी 10/7GH। तो अब बताओ, हमें पूछा है कि विच ऑफ द बॉडीज रीच द ग्राउंड विद मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये देखो फॉर रिंग रूट GH है, रूट 4/3GH है, रूट 10/7GH है, कौन सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियस ही बात है क्लियरली वेलोसिटी ऑफ स्फीयर is greatest and reach the ground with highest velocity or maximum velocity। डन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट कर देंगे ताकि खत्म हो जाए। ओके बेटा, टेक केयर एंड स्टडी वेल।